नमस्ते। फैसला आप पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं जिस मुद्दे पे बात करने आई हूँ वो है किसान आंदोलन। और इस मुद्दे पर हमसे बात करेंगे शिवम चौधरी, जो वैसे तो डाटा एनालिस्ट है, लेकिन राजनीतिक मामलों में उनकी पकड़ बहुत ही कमाल की है। वो वाई टू वोट फॉर राहुल गांधी नामक बुक के लेखक भी हैं। आप सब शायद उनको पहले भी सुन चुके होंगे। तो आज वो हमारे चैनल पर आए हैं और वो हमसे साझा करेंगे किसान आंदोलन के बारे में, उनके एक्सपीरियंस और वो क्या सोचते हैं। शिवम जी, आपसे मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि जो आपसे बहुत लोगों ने पूछा भी होगा कि किसान आंदोलन पे के नाम पे जो राजनीति हो रही है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। देखिए, पिछले लगभग 9-10 महीने से जो ये किसान आंदोलन दिल्ली की बॉर्डर पे हो रहा है, दरअसल ये किसान आंदोलन ना ही सिर्फ दिल्ली की बॉर्डर पे हो रहा है, ये दिल्ली और किसान दोनों के हकों को बंधक बनाकर कुछ लोगों ने वो आंदोलन चलाया हुआ है। सबसे पहले हम सिर्फ 9 महीने नहीं, हम इसकी पृष्ठभूमि को थोड़ा और ज़्यादा पीछे जाके देखें। सबसे पहले भारत में जो सिंचाई की व्यवस्था बनी, जो सरकारी तौर पर सिंचाई की व्यवस्था बनी, वो उत्तर भारत में बनी। भाखड़ा नांगल डैम जैसे ही बना, उसके बाद से जो उत्तर भारत के राज्य हैं, खासकर पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश, उसके अंदर जो सिंचाई की व्यवस्था है वो बहुत अच्छी हुई, जिसके कारण यहाँ के जो किसान हैं वो समृद्ध हुए। और इन्हीं किसानों ने आज तक भारत के हर किसान आंदोलन का नेतृत्व किया है, और हर बड़ा किसान नेता भारत का वो इन्हीं राज्यों से निकला है। तो यहाँ के किसान संपन्न है। उसके बाद जैसे ही ये संपन्नता आई, ये इरिगेशन की व्यवस्था अच्छी बनी, तो भारत सरकार ने जो एफसीआई के माध्यम से जो खरीद करती है, जो एमएसपी पे जो खरीद होती है, वो मूलतः इन्हीं राज्यों से उसने करनी शुरू कर दी। तो जो भारत सरकार की जितनी भी खरीद होती है, उसका बड़ा हिस्सा या तो पंजाब या हरियाणा से होता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश से वो नहीं आता, क्योंकि ये मूलतः एक गन्ना बेल्ट है और यहाँ पे गन्ने की खेती होती है। तो गेहूं, चावल, इन सब की खेती यहाँ इतनी नहीं होती, सिर्फ जरूरत का किसान उगाता है अपने घर के लिए। तो जो मूलतः परचेज होती थी वो वहां से होती थी। तो इस नए कृषि कानून के आने की वजह से उन आड़तियों को, जो 15% से 18% के कमीशन पे काम करते थे पंजाब और हरियाणा में, उन्हें ये लगा कि क्योंकि अब सरकार ने ये कृषि कानून लाए, अब किसान खुद का निर्णय लेने के लिए हो जाएगा कि वो मंडी में नहीं जाएगा। उसे ये लगेगा कि भाई मुझे बाहर से कहीं से अच्छा मूल्य मिल रहा है, मैं वहां चला जाऊंगा। लेकिन आज तक वो उस जो आड़ती था उसकी मोनोपोली, उसके कॉकस था, जो एक नेक्सस था, उसमें फंसा हुआ था। अब वो उससे फ्रीडम है, तो उन आड़तियों को दिक्कत हुई। तो जो ये सवा दो राज्य का आंदोलन, मैं इसे सवा दो राज्य का आंदोलन कहूंगा, मैं इसे पूरे भारत का आंदोलन नहीं कहूंगा। तो जो ये सवा दो राज्य का आंदोलन है, उसमें पंजाब का मेन कारण ये है क्योंकि वहां आड़तियों का वो 15% 18% का जो कमीशन है वो खत्म होने का उन्हें खतरा लग रहा है। अब मैं अगर हरियाणा की बात करूं, तो वहां पे हमेशा से एक डोमिनेंट सेक्शन रहा है जिसका मुख्यमंत्री हमेशा से बनता हुआ है। लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है, तो उसने एक थोड़ा पैराडाइम शिफ्ट किया। उसने उस प्रभुत्व जो वर्ग था उसका मुख्यमंत्री न बना के एक अलग मुख्यमंत्री बनाया। तो वो 30 उस 27% प्रमुख वर्ग को वो 30 है कि हमारा मुख्यमंत्री क्यों नहीं है। तो प्रमुखतः वो इस आंदोलन में आ रहा है। और अगर मैं उस बाकी बचे जो एक चौथाई राज्य, अगर मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करूं, तो वो जो आंदोलन है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, वो इसलिए है क्योंकि पिछले 4 साल में यहाँ पे गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, लेकिन डीजल, पेट्रोल और बहुत सारी बिजली के दाम बढ़ने की वजह से जो खेती की लागत है वो बढ़ गई। उसका फ्रस्ट्रेशन है। जैसे ही आने 2-3 महीने में, मैं आपको अगर आगे आप मौका देंगे, मैं विस्तार में समझाऊंगा कि वो गन्ने का रेट भी बढ़ने वाला है। तो जैसे ही वो गन्ने का रेट बढ़ेगा, तो ये आंदोलन सवा दो राज्य से दो राज्य का आंदोलन रह जाएगा। तो ये एक माफियाओं का, और इसमें और भी बहुत लोगों के इंटरेस्ट हैं। जैसे आने वाला चुनाव 2022, 5 राज्यों में चुनाव है, पंजाब है, यूपी है। उसके बाद अगला चुनाव फिर 2024 में है, और उसके बीच में भी 4-5 राज्यों में चुनाव है। तो ये एक लंबा गेम प्लान है। और आप इसकी क्रोनोलॉजी को समझिए। 2019 में सबसे पहले सीए का आंदोलन आया। उस एक, मैं उसे एक डीप स्टेट कहूंगा, जो सरकार के बाहर काम कर रहा है सरकार के विरुद्ध। उसने सोचा कि हम जो अल्पसंख्यक वर्ग है भारत का, उसे सरकार के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। वो 2019 में आंदोलन शुरू किया। लगभग उसी समय, उसी क्रोनोलॉजी में उन्होंने अगले साल किसान आंदोलन खड़ा किया। और मैं आपको पूरे विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि अगर कोरोना ना आता, तो इस साल युवा खड़े होते।
तो ये हर साल मतलब उनका एक पंचवर्षीय योजना है ये कि हर साल एक नई स्कीम लाई जाए और वो बेची जाए, लेकिन वो बिक नहीं रही है। वो यही उनकी फ्रस्ट्रेशन है कि वो पैसा लगाते हैं, बाहर से भी पैसा आता है, हर जगह से पैसा आ रहा है, जिसके भी निजी हित जुड़े हुए हैं, वो देश हो, विदेश हो, जो भी है, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहा है। तो ये राजनीति से ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि इन कृषि कानूनों में कुछ भी ऐसा नहीं है। देखिए, आज 40 कृषि संगठन इसमें लगे हुए हैं आंदोलन। उसमें ज़्यादातर लेफ्टिस्ट संगठन है, उनकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन आज जो इस आंदोलन का जो प्रमुख चेहरा है, वो राकेश टिकैत जी। उनके जो फादर थे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी, वो भारत के टॉप 5 बड़े किसान नेताओं में आते हैं। वो हमेशा से ये मांग रखते थे कि किसान को अपनी फसल का दाम खुद तय करने की छूट होनी चाहिए। अगर कोई एक गाड़ी बनाने वाला अपनी गाड़ी का दाम खुद तय करता है, एक घड़ी बनाने वाला अपनी घड़ी का दाम खुद तय करता है, तो एक किसान अपनी फसल का दाम खुद क्यों ना तय करे? बिल्कुल। जब वही छूट, वही चीज ये सरकार इन 3 कृषि कानूनों में दे रही है, लेकिन देखिए जून में टिकैत साहब ने भी और हरसिमरत कौर बादल ने भी, जो अकाली दल की नेता हैं और भाजपा से अलग हो गई हैं, उन्होंने समर्थन किया था। जब वो ऑर्डिनेंस आया था, हरसिमरत कौर बादल की बाइट है, वो ये कह रही थी कि ये बहुत अच्छा डिसीजन है। लेकिन जब उन्हें ये दिखाई दिया कि पंजाब में एक जो बड़ा वर्ग है आड़तियों का या उनसे जुड़ा हुआ, वो कहीं ना कहीं नाराज हो जाएगा, फंडिंग नहीं देगा, अगला चुनाव लड़ना है, कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, तो उन्होंने इसके विरोध में आ गए। और ये इसमें अमरिंदर सिंह बादल की भी एक बड़ी चाल है। वो ये नहीं चाहते थे कि ये आंदोलन मेरा सिरदर्द बने, तो उन्होंने कहा भाई तुम यहाँ से जाओ और दिल्ली में बैठ जाओ, तुम पंजाब खाली करो, मेरा पिंड छुड़ाओ। लेकिन आज वो अमरिंदर बादल के लिए भी प्रॉब्लम हो रहा है और भारत की नेशनल माफ कीजिएगा, कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए भी प्रॉब्लम हो रहा है, और ये भारत के सिक्योरिटी के लिए भी इशू हो रहा है कि अच्छा, तो जैसा कि अब क्लियर हो चुका है कि ये राजनीति है, तो राजनीति जैसे गांव-गांव में, शहरों में घूम के जैसे प्रचारक प्रचार करते हैं अपनी पार्टी की, तो उस तरीके से क्यों नहीं किया जा रहा है? इसके लिए रोड को ब्लॉक करके रहने का क्या मतलब है? देखिए ये क्योंकि अगर वो गांव-गांव में जाएंगे तो लोग सवाल पूछेंगे, पूछेंगे कि इन कानूनों में क्या दिक्कत है, वो बता नहीं पाएंगे, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उन्होंने एक बहुत ही सुलभ और आसान रास्ता ढूंढा कि हम दिल्ली के बॉर्डर पे बैठ जाते हैं, पड़ोस में नोएडा है, मीडिया आ जाएगी और हम एक टीवी के नेता बन जाएंगे, क्योंकि लाइमलाइट अगर वो वाली। गांव में लाइमलाइट वाली राजनीति हो जाएगी, उसके बल पे वो एक अच्छा पैसा विपक्षी दल से या जिसको भी इससे फायदा होगा वो उससे लेंगे। तो ये देखिए, उसने उन्हें डबल फायदा हो रहा है। तो अगर वो गांव में जाएंगे, किसान पूछेगा अच्छा ये बताओ भाई इसमें काला क्या है? अब वो खुद इतने कालाक्षर भैंस बराबर हैं पढ़े लिखे होने में कि वो बता ही नहीं पाएंगे उसमें क्या लिखा है। तो वो क्या काला बताएंगे, क्या सफेद बताएंगे? तो इस कारण से। दूसरी चीज, ये दबाव की राजनीति। आने वाले चुनाव है, 2022 में चुनाव है, भीड़ तंत्र इकट्ठा करना है, भीड़ दिखानी है, उसके बल पे वोट, जो लोकल पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय संगठन है, उनसे सीटों का बंटवारा होगा। भाई 10 सीट मुझे दे दो, 5 सीट मुझे दे दो, मेरा बेटा लड़ लेगा, भतीजा लड़ लेगा। तो ये उसकी पूरी की पूरी राजनीति है। प्लस इसमें लेफ्ट संगठनों, लेफ्ट तो हमेशा से, जो इस सोशलिज्म ने हमारे देश को जिस गहराई से जकड़ा हुआ है, ये आंदोलन उसी की परिणति। वो कभी भी देश को कोई भी बड़ा, देखिए जो ये कृषि कानून है, ये भारतीय कृषि में 1991 वाला रिफॉर्म, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में, ये भारतीय अर्थव्यवस्था का 1991 में, तभी भी इन संगठनों ने विरोध किया था। आज भी ये संगठन विरोध कर रहे हैं। तभी कहते थे कि कंपनी आएगी सब कब्जा कर लेगी। आज इन्हीं के बच्चे उन्हीं कंपनियों में लाखों करोड़ों के पैकेज पे काम कर रहे हैं। दिक्कत इन्हें गांव में जाने से ये है कि ये वहां जवाब नहीं दे पाएंगे। और मैं आपको एक बहुत इसमें छोटा सा ऑब्जर्वेशन दूंगा, जैसे इन्होंने दिल्ली के सारे रास्ते रोके हुए हैं, जो सिंघू और टीकरी बॉर्डर के आसपास बहुत सारी एमएसएमई, जो मीडियम स्केल वाली जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो हैं। खासकर एक वहां पे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जूते की इंडस्ट्री। 2000 से पहले चाइना का बहुत जूता भारत आता था, भारत इंपोर्ट करता था, लेकिन भारत के ही कुछ उद्यमों ने मिलके इस एरिया में जूतों की फैक्ट्री लगाई। फैक्ट्रियां बहुत सारी हैं, लेकिन मैं एक एक फैक्ट्री का उदाहरण दे रहा हूँ, मतलब एक इंडस्ट्री का उदाहरण दे रहा हूँ। जी जी। तो जूतों की फैक्ट्री लगी, लेकिन इस किसान आंदोलन की वजह से वहां रॉ मटेरियल नहीं पहुंच पा रहा, वहां से फिनिश प्रोडक्ट्स आगे नहीं जा पा रहे, वहां पे वर्कर नहीं आ पा रहा। ये
उन 6,000 7,000 लोगों की रोजगार को, मैं माफ कीजिए, 6,000 7,000 एमएसएमईज को वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। रोजगार तो इससे बहुत ज्यादा होगा। अगर मैं हर एमएसएमई में 10 भी लगाऊं तो लगभग 50,000 से 60,000 लोग वहां पे रोजगार पा रहे हैं। और बहुत बड़ा इसमें देखिए, इसमें फॉरेन उन लोगों को भी फायदा हो रहा है जिन, क्योंकि अगर यहाँ से एक्सपोर्ट खत्म हो जाएगा तो कहीं ना कहीं वो बिजनेस शिफ्ट होगा, तो चाइना जाएगा, वियतनाम जाएगा, बांग्लादेश जाएगा। तो ये एक, इसे हमें होलिस्टिक अप्रोच में देखना पड़ेगा, इसे हर एंगल से देखना पड़ेगा। ये सिर्फ एक किसान आंदोलन नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई, इसको डीप एनालिसिस इसका हमें करना। अच्छा, अभी हाल ही में टिकैत ने जो कि अल्लाह अकबर के नारे लगाए हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये किसी संप्रदाय विशेष को अट्रैक्ट करने के लिए या किसी संप्रदाय विशेष के द्वारा डोमिनेट किया हुआ आंदोलन है? देखिए, फिर से बात वही आ जाती है जहां से मैंने शुरू की थी, 2022 में आने वाले समय में यूपी में चुनाव, तो वो एक कॉम्बिनेशन देख रहे हैं अपने इस एरिया में, वो है मुस्लिम और जाट कॉम्बिनेशन। उन्हें देखिए, ये किसान महापंचायत हुई, बड़े बड़े आंकड़े दिए गए, किसी ने कहा 10 लाख है, 20 लाख है, 30 लाख है। असल में आंकड़ा बहुत छोटा था, ये आंकड़ा लगभग 1 से 1.5 लाख के आसपास था। उस 1 से 1.5 लाख में लगभग 30% से 40% जो लोग थे वो बाहरी थे। बाहरी इन द सेंस वो यूपी का वोटर नहीं था। वो जैसे पंजाब से आया था, हरियाणा से, राजस्थान से, या फिर उत्तराखंड से। वो दिखाने तो के लिए कि भीड़ इकट्ठी हुई है इन लोगों की। और उसमें देखिए, आप फुटेज उठाएंगे, फुटेज देखेंगे तो उसमें ज्यादातर पीले झंडे आपको दिखाई देंगे। जो पीले झंडे हैं वो हरियाणा पंजाब की किसान यूनियनों के झंडे हैं। अगर मैं यहाँ की लोकल यूनियन की बात करूँ तो हरा और सफेद झंडा है, वो पीले झंडे हैं। तो साफ तौर पर वहां के जो लोग थे उनकी बहुत आयत थी उसमें। फिर इसमें एक बड़ा वर्ग मुस्लिम समुदाय का था, क्योंकि वो सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि उसे लग रहा था कि टिकैत साहब आए हैं, भाजपा को हराएंगे। देखिए, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसका एकमात्र एजेंडा है कि बीजेपी हार जाए, बस कैसे भी कर ले। वो बीजेपी हारनी चाहिए। वो किसी के साथ भी, अगर यहाँ के डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़ ले और वो ये कहे मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ, उसे सपोर्ट कर देंगे, शी जिनपिंग को सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, उनकी राजनीतिक मजबूरियां हैं, जो भी है, मैं उन्हें मतलब टॉन्ट नहीं मार रहा हूँ, लेकिन जो वास्तु स्थिति है वो यही है। जो बचा 20 या 30% वो इनका लोकल आदमी था जो यूपी से आया था, और वो भी बहुसंख्यक रूप से आरएलडी का वोटर था, टिकैत जी का वोटर नहीं था। देखिए, टिकैत जी 2 बार चुनाव लड़े, एक बार 2007 में लड़े, एक बार 2014 में लड़े। वो 9 और 9,500 के फेर में पड़े रहे। एक बार उन्हें 9,000 वोट मिली, एक बार 9,500। उनका आंकड़ा साढ़े, देखिए लोग कहते हैं कि टिकैत जी टिक नहीं पाते, कहीं भी टिकते नहीं है। मैं कहता हूँ टिकैत जी सबसे ज्यादा टिका हुआ है, वो 9,000 से आगे ही नहीं बढ़ते, 9,000 फिक्स है। तो उनके पीछे जनाधार नहीं है। जो जनाधार था चूंकि वो, उनका गढ़ है मुजफ्फरनगर, तो इसलिए उनकी एक तरह से ईगो पे भी आ रही थी बात कि वहां अगर भीड़ नहीं आएगी तो बाकी जगह उनकी रिस्पेक्ट कौन करेगा। हाँ, लेकिन उस भीड़ में भी उनके लोग नहीं थे। वो आरएलडी का वोटर था, वो आरएलडी का कोर वोटर था। जो, क्योंकि एक तो जो छोटे चौधरी हैं, चौधरी अजीत सिंह, उनके जाने के बाद एक सिंपैथी की लहर है। जयंत चौधरी 2 चुनाव हार चुके हैं, तो उस वोटर को ये लगता है कि नहीं, अब की बार मुझे हमारे नेता को आगे आके जीतना होगा कैसे भी, क्योंकि वरना आगे की राजनीति खत्म हो जाएगी। तो इस वजह से उस वोटर ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। तो ये पूरा अरिथमेटिक था इस चीज का। अब इसमें जो महेंद्र सिंह माफ कीजिएगा, जो चौधरी राकेश टिकैत है, वो ये समीकरण देख रहे हैं कि जब उन 45 जाट मुस्लिम बाहुल्य सीटों का बंटवारा होगा तो मुझे कितना मिलेगा। अब क्योंकि 2013 में यूनियन ने और नरेश टिकैत जी ने बढ़ चढ़कर मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान भाजपा का समर्थन किया था, अल्पसंख्यकों का विरोध किया था। नरेश जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि इनकी दाढ़ी में आग लगा देंगे। तो ये उसकी भरपाई है। वो ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं, हम मुस्लिमों के साथ भी है। हम देखिए, मुस्लिम वहां जाएगा जहां भाजपा हारेगी। अब ये ज्यादा से ज्यादा उसे कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ आ जाए, हम इसे इकट्ठा कर ले। लेकिन मुझे इस पे बहुत शक है कि मुस्लिम इनके साथ जाएगा, क्योंकि वो 2013 भी याद करेगा। अगर जाट याद करेगा तो मुस्लिम भी तो याद करेगा कि 2013 में उसके साथ क्या हुआ था और वो कौन किसकी तरफ था। तो ये सब उन समीकरणों को साधने की कोशिश है।
और जैसे राहुल गांधी जी एक पर्चा पढ़ देते हैं कि ये मतलब वो पढ़ते हैं, राकेश जी ने कल पढ़ के अपना भाषण दिया परसों, तो उन्हें पहले से कहीं से डिक्टेट किया हुआ था कि आपको ये पढ़ना है। तो इसको बहुत ज्यादा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप करेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ये एक महापंचायत नीति एक रेनबो था, इसमें बहुत सारे समीकरण बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं। अच्छा, मुजफ्फरनगर में महापंचायत की कवरेज करने जो महिला पत्रकार गई थी उनके साथ बस सरलूकी की गई, लेकिन इस पे सारे पत्रकार जो सो कॉल्ड पत्रकारिता करते हैं वो लोग चुप हैं। उनकी इस चुप्पी का क्या रीजन है? देखिए, सबसे पहले तो मैं मुजफ्फरनगर वासियों, क्योंकि मैं खुद मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ, मैं माफी मांगता हूँ कि हमारे शहर में किसी भी महिला के साथ या कोई भी पुरुष भी अगर वो पत्रकार होता के साथ ऐसी घटना घटित हुई तो उसके लिए मतलब तहे दिल से माफी मांगता हूँ और मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, जो ये भीड़ है पिछले 9 महीने से, वो इस संयुक्त किसान मोर्चा के बस में नहीं है, ये उसके बस से बाहर जा चुकी है। उसका सबसे पहला उदाहरण 26 जनवरी है। 26 जनवरी पे कैसे उत्पात मचाया गया, शर्मसार किया गया भारतीय राजधानी दिल्ली को। उसमें जब संयुक्त किसान मोर्चा से पूछा गया तो उनका जो इसमें तर्क था वो ये था कि दिल्ली पुलिस ने रास्ते बदल दिए गए, कि हमारा एक मार्ग निर्धारित था, उन्होंने बैरिकेड हटाए तो वो दूसरा मार्ग हो गया। तो मेरा सवाल उस संयुक्त किसान मोर्चा से ये है कि अगर रास्ते बदल भी दिए गए थे किन्हीं कारणों से, तो उनको क्या हक है कि वो लाल किले पे चढ़ जाए? अरे भाई, आपको एक रास्ते से जाना है, दूसरा रास्ता अगर पुलिस ने डाइवर्ट कर दिया तो ऐसा ये मतलब थोड़ी है गाड़ी लेके आप किसी के घर में घुस जाएंगे। तो और दूसरी चीज, अगर वो चलिए वो अति उत्साह में लाल किले पर चढ़ भी गए, चले भी गए, तलवारें उनके हाथ में थी, हथियार उनके हाथों में थे, उन्होंने झंडे उतारे वहां पर, तो अपना एक तलवारें अचानक से झंडा थोड़ी आ गई होगी, वो तो कैरी करके लेके आए होंगे ना, तो प्लान था पूरी तरीके से, तरीके बिल्कुल जिस तरीके से ट्रैक्टर को मॉडिफाई कर कर से। बैरिकेड्स को तोड़ा गया, वहां पे दुखद एक किसान की दुखद निधन भी हो गया, उसके लिए ठीक है, आप आंदोलन का भी मरना उसके परिवार के लिए, किसी के लिए भी दुख का विषय। अच्छा, जैसा कि दूसरी घटना आपने जो आपने जैसा बताया कि आप मुजफ्फरनगर से ही हैं, तो वहां के लोग चित्रा त्रिपाठी के साथ जो हुआ है उसके बारे में उनका क्या रिएक्शन है? किसी ने कुछ बोला है आपसे? देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि ये एक भीड़ जो नियंत्रण से बाहर हो जाती है ना, तब ऐसी घटनाएं होती है। आप टिकैत साहब से कोई ऐसा सवाल पूछेंगे या संयुक्त मोर्चा के किसी भी नेता से ऐसा सवाल पूछेंगे जिसमें वो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, वो सीधा कहेंगे ये तो गोदी मीडिया है, और पीछे से 4 लड़के आएंगे उसे उठा के अलग ले जाएंगे। आप देखिए, चित्रा त्रिपाठी और एक और महिला एंकर है उन्हीं के साथ आज तक में, अंजना ओम कश्यप, सबसे ज्यादा कवरेज आज तक टिकैत जी को इन दोनों ने ही दी है, और सबसे ज्यादा कवरेज आज तक नहीं दी है। दोनों महिला एंकरों ने उनके साथ ट्रैक्टर पे भी संवाद किया, उनकी हर छोटी बड़ी बाइट को चलाया, फिर भी उसके साथ ऐसा व्यवहार होना। तो और उसके बाद टिकैत जी का इस पे कोई बात नहीं आनी, या संयुक्त किसान मोर्चा के 40 नेताओं में से किसी के साथ भी बात नहीं आनी, इसका मतलब उनकी मौन सहमति है। और चित्रा त्रिपाठी की तो घटना रिपोर्ट हो गई। यहाँ पे जो एक महिला नेत्री हैं, वो भारत के लिए खेल भी चुकी हैं और इस आंदोलन से जुड़ी हुई हैं पहले दिन से, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उन्हें मंच पे से उठाकर नीचे लगभग नीचे फेंक दिया गया, और अगले दिन भी, पहले दिन भी उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। तो ये एक कोई आइसोलेटेड घटना नहीं है। जो भी व्यक्ति जिसे वो पसंद नहीं करते हैं, जिनके विचार उनसे नहीं मिलते हैं, वो उनके साथ ऐसी घटना हो रही है। और ये यहाँ नहीं हो रही है, 26 जनवरी को ही, फिर टिकैत जी गांव सिसोली में हुई एक भाजपा विधायक के साथ, फिर कल वहां पे हुई महापंचायत के अंदर। तो ये ट्रेंड है, आप मेरी नहीं सुनोगे तो हम आपकी नहीं सुनेंगे, और आपके साथ कुछ भी करने के लिए हम तैयार हैं। तो इस तरह का एक ट्रेंड बन। अच्छा, लॉजिकली देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इस आंदोलन में बहुत ज्यादा पैसे खर्च हुए हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि क्योंकि शुरू में पिज्जा आते थे, डीजे तो अभी तक आ रहे हैं, शराब भी चलती थी, सब कुछ होता था, जैसे कि शाहीन बाग में बिरयानी बढ़ती थी। तो वैसे ही अरबों रुपए को फंड हुए हैं। तो ये कहते हैं कि ये किसानों के हितों के लिए आंदोलन है ना? तो जब किसानों के हितों के लिए है तो ये जो पैसे ये बर्बाद किए गए हैं,
इसको किसानों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उन्हें कोई इक्विपमेंट देके या किसी भी तरीके से मदद करने के लिए भी तो यूज किया जा सकता था ना। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। आपने कहा कि इस आंदोलन में अरबों रुपए खर्च हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं उसे भी स्पेसिफाई कर देता हूँ कि कितने अरब रुपए खर्च हो चुके हैं। पिछले दिनों एक राष्ट्रीय अखबार की एक घटना है, पीछे करनाल में एक घटना घटित हुई जिसके लिए आज किसान वहां पे प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो वहां पे एक घटना घटित हुई जिसमें किसान और पुलिस के बीच में टकराव हुआ। तो उसमें कुछ किसान घायल हो गए। तो वहां के जो किसान संगठन है हरियाणा के, जो हरियाणा में किसानों के लिए काम कर रहे हैं और इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने ये मांग रखी कि इन किसानों को, जो संयुक्त किसान मोर्चा के पास 1200 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा हुआ है, उससे इन्हें सहायता देनी चाहिए। और प्लस जो 9 महीने में, माफ कीजिएगा, जो 9 महीने में जितने भी किसान शहीद हुए हैं उन्हें और उनके परिवारों को भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। लेकिन जो किसान मोर्चा है उसने ये कहा कि नहीं, जब सरकार से सब चीजों के लिए बातचीत होगी, फार्म बिल के लिए बातचीत होगी, एमएसपी के लिए बातचीत होगी, तब सरकार से पैसा मांगा जाएगा। लेकिन वहां के संगठन ये कहने लगे नहीं, जो 1200 करोड़ है, ये संगठन के लोगों ने कहा कि जो 1200 करोड़ इकट्ठा हुआ है उसमें से पैसा दिया जाना चाहिए। तो वो ये पूरी की पूरी लड़ाई, पूरा आंदोलन, जो आपने पहला प्रश्न पूछा था कि ये राजनीति से प्रेरित है, ये राजनीति प्लस 1200 करोड़ रुपए से प्रेरित है। इसका जो एंड रिजल्ट है वो 1200 करोड़। अब बात आती है कि ये किसानों की भलाई के लिए क्या कर रहे हैं। आप ये बताइए कि 40 संगठन इससे जुड़े हुए हैं, मुझे कोई एक संगठन, मतलब मैं हर संगठन से पूछ रहा हूँ कि एक ऐसा मॉडल बता दें जब से वो संगठन बने हैं कि जिन्होंने ये कहा कि हमने भाई ये 50 किसान चिन्हित किए हैं, हमने इनकी खेती का पैटर्न चेंज किया, इनकी आय दुगनी की, तिगनी की, मैं कह रहा हूँ 1.5 गुनी की या जितनी भी की। तो वो एक मॉडल बनाया ना, जैसे नानाजी देशमुख ने चित्रकूट में एक मॉडल बनाया कि हमने गाँव को स्वावलंबी बना दिया, इस तरीके से ये कोई एक मॉडल तैयार करें। आप 50 गांव का ना करके 50 किसान का करके दिखा दीजिए ना। 40 संगठन हैं, ज्यादातर लेफ्टिस्ट हैं। केरल में लेफ्ट की सरकार है, वहां पे एपीएमसी मंडियां नहीं है, एपीएमसी एक्ट वहां लागू नहीं होता, वहां पे एपीएमसी मंडियां नहीं है। ये अपने राज्य में लागू कराए ना, ये दिल्ली को घेर के क्यों बैठे? क्योंकि तो ये दिल्ली में राज करना है इसलिए दिल्ली को घेर के बैठे हैं। वो नहीं हो पाएगा। और देखिए, ये कहते हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं कुछ आंकड़े में लिखे हैं मैंने, जो मैं बताना चाहूंगा कि सरकार, मैं ये नहीं कह रहा कि किसानों की हालत सुधर गई है, किसान मर्सिडीज में घूमने लगा है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा पहले और अब में क्या अंतर है, और इसकी वजह से इन किसान संगठनों को दिक्कत हो रही है। अभी पिछले अप्रैल और मई के बीच में जो सरकारी खरीद हुई है पंजाब में, उसमें किसानों के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा, सबसे बड़ी दिक्कत इन्हें ये भी है क्योंकि पंजाब में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सरकार ने शुरू कर दिया, तो जो बीच का आड़ती है वो एलिमिनेट हो गया है, तो 15% 18% गायब हो गया। तो पंजाब में एफसीआई के माध्यम से केंद्र सरकार ने 40,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट किसानों के खाते में भेजे। हरियाणा में 15,000 करोड़ रुपए खाते में भेजे। और पिछले, जब से भी किसान सम्मान निधि पिछले 2 साल से शुरू हुई है, उसकी 9वीं किस्त आएगी, उसके माध्यम से 1,57,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट किसानों के खाते में गए। इस आंदोलन का चेहरा राकेश टिकैत जी है, मैं उनके ही होम टर्फ की बात कर लेता हूँ। यूपी में 2014 से 2017 के बीच में मात्र गन्ना किसानों को 57,000 करोड़ दिए, लेकिन इस सरकार में पहले 3 साल में वो डबल हो गया और वो 1,12,000 करोड़। मात्र इस साल में 26,000 करोड़ रुपए का पेमेंट। मैं इस सरकार का मैनिफेस्टो नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से किसान की आय को, मैं ये नहीं कह रहा दुगना कर दिया या कोई बहुत पॉल प्रॉमिस को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं बता रहा हूँ, लेकिन स्थितियां पहले से बेहतर हैं और इसीलिए इन संगठनों को दिक्कत है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पहले के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ये 10 आदमी लेके बैठ जाते थे, तो इन्हें बुलाते थे चाय पे कि आ जाओ जी, इनकी सेटिंग होती थी और होलसेल हो जाता था। लेकिन अब ना कालिदास मार्ग मान रहा है, ना लोक कल्याण मार्ग मान रहा है, और 2022 के चुनाव आने वाले हैं, 1200 करोड़ रुपए हैं। तो ये एक प्लेट में बहुत सारी खाना सजा हुआ है, ये वैराइटीज उसमें है हिस्सा खाने मांग। की। अच्छा, ये टॉपिक ये ऐसा है। एक कारण नहीं है, इसमें बहुत सारे कारण।
अच्छा, हालांकि ये टॉपिक ऐसा है ये कि हर दिन हाई वोल्टेज ड्रामा होते ही रहते हैं इसके रिगार्डिंग, तो जब तक चुनाव है तब तक कुछ ना कुछ तो नया होता ही रहेगा, क्योंकि इनको लाइमलाइट में लाना है, या यूं कहो कि फुटेज चाहिए इनको, तो ये कुछ ना कुछ तो करते ही रहेंगे। और आपसे इस बारे में और बातें होती रहेंगी आगे। आपका हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। उम्मीद है आगे भी बातें बहुत होती रहेंगी इस चैनल पे। नमस्ते। धन्यवाद। तो जैसा कि हमने देखा कि शिवम जी ने कितनी बारीकी से किसान आंदोलन के एक एक चीज को नोटिस किया और आप लोगों के सामने रखा है। इसे डिस्क्राइब उन्होंने इतने अच्छे तरीके से किया है कि किसी को भी समझ में आ जाएगा, अगर आप न्यूज रेगुलरली फॉलो नहीं भी करते हैं तो भी। फिर भी अगर आपकी किसान आंदोलन से जुड़े हुए कोई भी सवाल हैं तो आप कमेंट में आके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी कि उनका जवाब भी आप लोगों को जल्दी से जल्दी दिया जा सके। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।